हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इंडियन कल्चर जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन के अंडर हमने अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू किया था, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ये स्टार्ट किया था। इंडियन कल्चर में हमने कल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। वो लैंग्वेज जिसमें पुराने ज़माने में जो बुक्स स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखे जाते थे, इसी के साथ साथ हर स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इसका टेबल भी मैंने आपको ये देखिए वो टेबल कि हर स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज जो है बोली जाती है, हर यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसी के साथ हर स्टेट की कैपिटल, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल। आज इसका सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आप लिटरेचर ऑफ इंडिया, इसी के साथ साथ जो म्यूज़िक है इंडिया का म्यूज़िक, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम अपने लिटरेचर टॉपिक से। और लिटरेचर में जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बंगाली लिटरेचर। बंगाली लिटरेचर में जो सबसे पहला नाम है वो है राजा राम मोहन रॉय। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। अब इनका क्या था दोस्तों, ऐसे तो ये इंग्लिश के भी बहुत अच्छे लिटरेचर थे, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ ये बंगाली के भी एक बहुत अच्छे लिटरेचर थे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम जो बंगाली लिटरेचर के लिए बोला जाता था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक तो काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स, ड्रामास, शॉर्ट स्टोरीज, म्यूज़िक ऐसे तो लिखे हुए थे, साथ में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए 1913 में। कौन सी बंगाली लिटरेचर के लिए? गीतांजलि। ओके, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे तो राजा राम मोहन राय जी थे जो इंग्लिश के साथ साथ बंगाली में लिटरेचर लिखा करते थे, लेकिन साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और बाकी जो अदर फेमस राइटर्स हैं जो बंगाली लिटरेचर में हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त। ठीक है। नेक्स्ट लिटरेचर पे मूव करते हैं, असामीसी लिटरेचर। अब असामीसी लिटरेचर में किनका नाम सबसे पहले आता है? वो आता है शंकरदेवा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वैष्णविज्म इन असम टू हेल्प इट्स ग्रोथ। अच्छा, इन्होंने क्या किया था कि वैष्णविज्म जो है इन्होंने असामी लिटरेचर में निकाला था, और इसी के थ्रू असामी लिटरेचर को इसकी ग्रोथ मिली। इवन जो पुराण्स थे उनको भी असम में, असामीसी लिटरेचर में उसको भी ट्रांसलेट किया गया शंकरदेवा जी के द्वारा। सबसे पुराने अगर हम लिटरेचर की बात करें उनमें बुरांजीज हुआ करते थे। और 1827 के बाद ही दोस्तों थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो असामीसी लिटरेचर में होने लगा। 1827 से पहले इतना ज़्यादा ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन 1827 के बाद ये थोड़ा अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हुई और ये असामीसी लिटरेचर उभर कर आने लगा। नेक्स्ट लिटरेचर है ओरिया लिटरेचर। ओरिया लिटरेचर कब ओरिजिनेट हुआ था? ये हुआ था 9th सेंचुरी में। और इस लिटरेसी ने जो इसकी डेवलपमेंट कब इसकी स्टार्ट हो चुकी थी? 13th सेंचुरी के बाद इसकी डेवलपमेंट होना, मतलब इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये ओरिया लिटरेचर ओडिशा से नाम इसका जो है वो मिलता जुलता है। तो ओडिशा के लिए दोस्तों जो सबसे पहले वर्क था ओरिया लिटरेचर के लिए वो था सारला दसा। ओके, इसको इट वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वर्क ऑफ ओरिया लिटरेचर, सारला दसा। ओके, और अगर मैं फेमस राइटर्स की बात करूं कि ओरिया लिटरेचर के फेमस राइटर्स कौन कौन से थे, तो वो थे उपेंद्र भांजा, फ़कीर मोहन सेनापति, राधेनाथ रे। ये सब फेमस राइटर्स थे ओरिया लिटरेचर के। इसके बाद नेक्स्ट लिटरेचर आता है पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर दोस्तों दो स्क्रिप्ट्स में लिखा गया था, गुरुमुखी और पर्शियन में। गुरु नानक जी जो हैं वो फर्स्ट पोइट थे पंजाबी लिटरेचर के। कौन थे? गुरु नानक जी। और गुरु गोबिंद सिंह जी जो 10th गुरु माने जाते हैं, उन्होंने जो बिहार से जो है वो एजुकेशन ली थी, और उन्होंने वहाँ पर संस्कृत भी सीखी, इसी के साथ पर्शिया भी सीखी, और उन्होंने कंपोज किए थे 2 सेवियास। ओके, जो इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स थे वो कौन कौन से हैं? गुरु नानक जी जो फर्स्ट पोइट थे पंजाबी लिटरेचर के, और इसी के साथ साथ गुरु गोबिंद सिंह जी
जिन्होंने बिहार पटना से जो है वो जो एजुकेट हुए थे बिहार पटना से, उन्होंने संस्कृत और पर्शिया दोनों लैंग्वेजेस सीखी थी। इसके बाद फिफ्थ आता है दोस्तों, वो है इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंडियन लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, इंडियन वर्क्स इन इंग्लिश वर रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। जब हमने शुरू में ही पढ़ा था, शुरू में ही हमने एक लाइन पढ़ी थी कि राजा राम मोहन राय इंग्लिश के साथ साथ बंगाली में भी लिटरेचर लिखा करते थे। मतलब वो इंग्लिश के लिए भी लिटरेचर लिखते थे। पहले तो वो इंग्लिश के लिए लिटरेचर लिखते थे, लेकिन उन्होंने फिर बंगाली के लिए भी लिटरेचर लिखना स्टार्ट किया। मतलब दोनों लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखते थे वो। तो इसमें यही बात की जा रही है कि जो इंडियन वर्क्स थे इंग्लिश के लिए, वो राजा राम मोहन जी रॉय जी के द्वारा लिखे जाते थे। इसी के साथ साथ और क्या हुआ कि इंडियन लिटरेचर को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे वो थोड़ा डेवलप होने लगा। अरविंदो घोष जी, जिन्होंने अपनी एक एपिक पोइम लिखी थी इंग्लिश लैंग्वेज में ही, कौन सी? सावित्री, ए लेजेंड एंड अ सिंबल। सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल। और जो जो ओनली लिटरेचर जिनको अपनी बंगाली लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनका भी इस लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा हम बोलें कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे इस लैंग्वेज के लिए। इसी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जी भी, जिन्होंने अपनी इंग्लिश बुक्स लिखी थी, कौन कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी इंग्लिश में थी। इसने भी इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, इंग्लिश लिटरेचर को इंडिया में जो बढ़ावा दिया। इसी के साथ साथ ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखी गई हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बुक्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो यही था दोस्तों इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये थी जो हमने लिटरेचर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना था। आपको लिटरेचर्स के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा, और साथ ही साथ कौन कौन सा नाम किस लिटरेचर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा पता चला होगा। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि म्यूज़िक क्या है इंडिया का। ओके, म्यूज़िक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं, तो म्यूज़िक पढ़ते हैं। देखिए, म्यूज़िक, हम हिंदुस्तानी म्यूज़िक की बात करते हैं, सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है क्लासिकल म्यूज़िक। आपको पता है कि इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक पहले काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्लासिकल म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन दी रागा सिस्टम। ये रागा सिस्टम पर बेस्ड हुआ करता था। और ये इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं 7 स्वर, ये सबको पता होंगे, सा रे गा मा पा धा नी और सा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, ये जो 7 स्वर थे, इसके अंडर ये था ये रागा सिस्टम। द मेजर वोकल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, तापा, तराना और ठुमरी। ये सब के सब जो क्लासिकल म्यूज़िक्स हैं दोस्तों, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? ये सब के सब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से एसोसिएटेड है। क्या है ये? मेजर वोकल फॉर्म्स हैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से एसोसिएट है। अब इनके हर एक के बारे में पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखे हैं। जैसे कि अगर मैं ख्याल की बात करूं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वोकल म्यूज़िक एडॉप्टेड फ्रॉम मेडिवियल पर्शियन म्यूज़िक। ये पर्शियन म्यूज़िक के द्वारा एक एडॉप्टेड वोकल फॉर्म है ख्याल। उसके बाद ध्रुपद। देखिए, ध्रुपद क्या है दोस्तों? ये है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूज़िक। इंडियन म्यूज़िक की ओल्डेस्ट फॉर्म है। इवन जो तानसेन जी थे, वो भी ध्रुपद स्टाइल में ही गाया करते थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि तानसेन जी का जो म्यूज़िक था वो कौन से स्टाइल में गाया करते थे। आपको वो ऑप्शंस दे सकते हैं, ख्याल, ध्रुपद, तापा या फिर ठुमरी। आपको ध्रुपद पे ही टिक करना है। इसके बाद तापा की बात करूं, तापा जो है डेवलप हुआ था 18th सेंचुरी में फ्रॉम द फोक डांसेस ऑफ कैमल राइडर्स ऑफ पंजाब। किसको देखकर? जो फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे पंजाब के जो कैमल राइडर्स पर। इसको ये एज ए क्लासिकल म्यूज़िक, किसने इसको एज ए क्लासिकल म्यूज़िक की शक्ल दी? किसने इसको एज ए क्लासिकल म्यूज़िक में डेवलप किया था? वो किया था मियान गुलाम नबी शोरी जी ने। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्लासिकल म्यूज़िक जो इंपॉर्टेंट थे 2-3 हमने उनके बारे में पढ़ा। ऐसे तो ये बहुत सारे हैं, ख्याल, गज़ल, ध्रुपद, तापा, तराना, ठुमरी। ओके, और इसके बाद जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक के बाद घराना भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था इंडिया में। सबसे पहले हम ग्वालियर घराना की बात करते हैं। ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट अमंग ऑल दी ख्याल गायकी। ख्याल गायकी में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे कौन से? ग्वालियर घराना।
किसने कौन था इसका फाउंडर? वो थे हसू खान एंड नथू खान, फाउंडेड बाय हसू खान एंड नथू खान। इसके बाद जो बाकी जो इम्पोर्टेंट जो इसके हैं वो मैंने सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि आगरा घराना जिसको हाजी सुजान खान ने फाउंड किया, जो इसके फाउंडर थे। किराना घराना, किराना घराना किसके नाम पर पड़ा था दोस्तों? ये बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल करीम खान, जो किराना के पास थे, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र, उन्हीं के नाम पर ये किराना घराना का नाम पड़ा था। इसके बाद रामपुर साहसवन घराना, जिनको इनायत खान ने, जो इसके फाउंडर थे। पटियाला घराना, इसकी भी इनायत खान ही फाउंडर थी। दिल्ली घराना, जिसकी फाउंडर थे उस्ताद ममन खान। और बनारस घराना, ये इवॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ ख्याल सिंगिंग नोन बाय थुमरी सिंगर्स ऑफ बनारस। और इसके फाउंडर कौन थे? इट वॉज फाउंडेड बाय पीटी गोपाल मिश्रा। और लास्ट में है मेवाती घराना, इसका स्टाइल जो है वो भावा प्रधान था। स्टाइल क्या था इसका? स्टाइल इज़ भावा प्रधान। तो ये थे दोस्तों वो इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक्स, जो इसमें से इम्पॉर्टेंट थे वो थोड़े मैंने आपको बता दिए, और लिटरेचर्स के बारे में हमने आज की वीडियो में पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट है डांसिस ऑफ इंडिया। और ये जो डांसेस ऑफ इंडिया दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन अभी जो JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम में हुआ था, इसके ऊपर पूछा गया हुआ था। ठीक है, तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी डांसेस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम हेरिटेज पढ़ेंगे इंडिया का, और इसी के साथ आपका इंडियन कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो फ्रीडम मूवमेंट स्पेशली मेंशन की गई है सिलेबस में, उन वाली मूवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। यही था आज की वीडियो में। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जनरल अवेयरनेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ।